एक तरफ जहाँ बादलों ने सूरज को ढक लिया है, तो वही प्रभु श्री राम। इस जगह से हिलने का मन नहीं कर रहा, सच बता रहा हूँ, इस जगह से हिलने का मन नहीं कर रहा। जय श्री राम मित्रों। अब हम कह सकते हैं जय श्री राम, क्योंकि मेरे पीछे भगवान श्री राम की कितनी बड़ी प्रतिमा स्थापित है। शायद फ्रेम में भी ना आए, लेकिन अभी कैमरे के फ्रेम में आपको समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन ये बहुत भव्य और काफ़ी बड़ी प्रतिमा है। और ये रास्ता गया है राम चौरा के लिए, मेरे जस्ट राइट साइड पे। तो यहाँ से निकलेंगे राम चौरा के लिए। राम चौरा पर जाते समय हम जो केवटराज है, निषाद राज जी, उनके टीले पर भी जाएंगे, जो कि उनका वन है। और राम चौरा में जाकर दर्शन करेंगे उस जगह का जहाँ पर भगवान श्री राम ने अपना विश्राम किया था रात में। तो सच में आप यकीन नहीं करेंगे, आपको फ्रेम में शायद मैं पूरा दिखा नहीं पा रहा हूँ। मुझे इसके लिए पूरा मेन रोड पे खड़ा होना पड़ेगा, तभी प्रभु श्री राम की ये प्रतिमा आपको पूरी दिखाई नहीं पड़ेगी। ये इतनी बड़ी प्रतिमा है। तो प्रभु श्री राम की उस दिव्य प्रतिमा का दर्शन करने के बाद अब हम पहुंच चुके थे राम चौरा। राम चौरा को लेकर के वाल्मीकि रामायण श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में एक अलग उल्लेख है। कथा के अनुसार प्रभु श्री राम जब यहाँ श्रृंगवेरपुर पहुँचे थे तो उनको यहाँ के राजा निषाद राजगुह ने अपने महल में चलने का आमंत्रण दिया था, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए उनका आमंत्रण ठुकरा दिया कि अब मैं वनवास के लिए निकल चुका हूँ, इसलिए गांव में प्रवेश मेरा वर्जित है। और उसके बाद निषाद राजगुह जी उनको अपनी वाटिका लेकर के आए, जहाँ पर उन्होंने इन्हीं शीशम के वृक्षों के नीचे प्रभु श्री राम और माता सीता के सोने का प्रबंध किया। और इस स्थान को जाना गया रामचौरा के नाम से। धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से प्रभु श्री राम और माता सीता ने यहाँ पर रात्रि विश्राम के पश्चात अगले दिन गंगा नदी को पार किया और अपने वन के लिए आगे गए। और उसी दिन से आज तक इस जगह को रामचौरा के नाम से जाना जाने लगा। हालांकि यहाँ के जो शीशम के वृक्ष हैं ये कितने पुराने हैं इसके बारे में कोई नहीं जानता, और अलग अलग धर्म ग्रंथों में इनके प्रमाण भी मिलते हैं कि 5 शीशम के वृक्ष जो आपस में जुड़े हैं वो यहाँ की पहचान है, और यहीं पर प्रभु श्री राम ने अपनी रात बिताई थी। और निस्संदेह ये वृक्ष काफ़ी पुराने हैं और हमने भी आज तक ऐसे वृक्ष कभी नहीं देखे थे। तो सैन्य स्थल का दर्शन करने के बाद वहाँ पर एक और स्थान हमें मिला, जैसे लक्ष्मण चबूतरा के नाम से जाना जाता है। इसको लेकर के कहानी भी काफ़ी ज़्यादा रुचिकर है। कहानी ये कहती है कि जब प्रभु श्री राम और माता सीता रात्रि में अपने विश्राम के लिए गए और वो सो गए, तो उसी समय निषाद राजगुह जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण महाराज, अब आप भी सो जाइए, मैं और मेरे सैनिक पूरी रात आपकी सुरक्षा में यहाँ पर तैनात रहेंगे, आपकी सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। लेकिन उसी समय लक्ष्मण जी ने कहा कि हे निषाद राज, अब मैं यहाँ पर नहीं सोने वाला, प्रभु श्री राम की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। और ये कह के निषाद राज जी और लक्ष्मण जी उस स्थान से उठ करके इसी लक्ष्मण चबूतरे पर आ गए। और धर्म शास्त्र ये कहते हैं कि यहीं पर उन्होंने पूरी रात पहरा दिया था। और यहीं पे लक्ष्मण जी ने निषाद राज जी से कहा था कि हे निषाद राज, अब मैं 14 वर्ष तक नहीं सोऊंगा जब तक मैं प्रभु श्री राम के साथ वनवास का भोग कर रहा हूँ। और आगे चल के वो ऐसे वादे को पूरा भी करते हैं, क्योंकि इसके बाद जब वो चित्रकूट गए थे तो वहाँ पर लक्ष्मण पहाड़ी पर भी वो बिना सोए प्रभु श्री राम की सुरक्षा में पूरा जब तक वहाँ पर रहे थे उन्होंने अपनी जो सुरक्षा है वो प्रदान करी थी। तो इस जगह को राम चौरा के नाम से जाना जाता है। और रामायण काल में हमने आपको पहले बता दिया इसके पहले भी कि यहाँ पे क्या हुआ था, तो यहाँ पर हमने आपको दोनों जगह दिखा दी हैं। अब हम सीधा चलेंगे उस जगह पे जहाँ पर निषाद राज जी का टीला है, जहाँ पर एक वाटिका है, जहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने खुदाई की है और वहाँ पे तकरीबन 2000 साल पुराने जो अवशेष हैं वो मिले हैं। तो वहाँ के दर्शन करने चलेंगे और उसके बाद अपने प्रोग्राम को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो देखना भी बनता है। तो जब ये बोर्ड दिख जाता है ना तो मन को एक अलग ही सुकून मिलता है, क्योंकि इसी को ढूंढते हुए हम अभी तक आए हैं। और आपको तो पता ही है कि इस तरह की जगहों पे आने में हमें कितना मज़ा आता है। तो चलिए इस बार भी देखते हैं कि यहाँ पे क्या मिलेगा। इसके पहले हमने आर्कियोलॉजिकल सर्वे का जो बोर्ड है वो कौशाम्बी में देखा था, तो अब हम यहाँ पर चलेंगे। कौशाम्बी किला हो गया, उदयन फोर्ट हो गया, इसके अलावा जो जयचंद फोर्ट हो गया, वहाँ पर हम गए थे। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे क्या मिलता है। तो अभी आप जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये 200-300 साल नहीं बल्कि तकरीबन 2000 साल से ज़्यादा साल पुराने ये अवशेष हैं जो खुदाई पर पुरातत्व विभाग के द्वारा निकाले गए हैं। और मेरे पीछे आप एक अच्छी खासी खाई देख सकते हैं। हालांकि उस समय ये कोई महल था, कोई राजमहल था।
जिसके अवशेष जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो यहाँ पर मिले हैं। अभी हम आपको प्राचीन काल का एक ऐसे वाटर ड्रेनेज सिस्टम दिखाएंगे, वाटर सिस्टम दिखाएंगे जो आज तक हम लोग डेवलप नहीं कर पाए हैं। आपने देखा होगा पानी बरसते ही हमारी जो शहर है वो बाढ़ पे भर जाते हैं पूरी तरीके से, लेकिन आज से तकरीबन 2000 साल पहले एक ऐसा सिस्टम आया था जिसने पानी को एक जगह से दूसरी जगह तक निकालने का एक ऐसी तरकीब लगाई थी जो आज तक हम विकसित नहीं कर पाए हैं। तो उसको भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसा था वो वाटर सिस्टम, कि गंगा नदी का पानी एक छोर से आता था और दूसरे छोर से निकल जाता था और गांव वाले अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा भी कर लेते थे। तो इनिशियली मुझे लगा था कि ये वीडियो खाली एक ही पार्ट में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अब ये असंभव है क्योंकि जो स्ट्रक्चर मेरे सामने आए हैं अब इसको मैं देखूंगा, अच्छे से देखूंगा, क्योंकि मैं इसी की पढ़ाई भी कर रहा हूँ तो मुझे देखना है, एक इंटरेस्ट है। क्योंकि अब मेरे पीछे देख सकते हैं ये सारे स्ट्रक्चर 2 से ढाई हज़ार साल पुराने हैं। और अगर हम अभी तक के जो मेरे लेख हैं उनकी बात करें तो कई राजाओं के ये महल हैं और ये निषाद राज्य की पूरी राज्य भी थी। तो अभी हम देखेंगे एक्चुअली ये क्या है। इस स्थल पे जो उत्खनन कार्य है वो काफ़ी व्यापक पैमाने पर चला और डॉक्टर बीबी लाल के निर्देशन में इस स्थल का उत्खनन कार्य किया गया। इनका सहयोग किरण दीक्षित ने किया था और यहाँ वर्ष 1977 से 78 के बीच में टीले का उत्खनन करवाकर महत्वपूर्ण संस्कृतियों के बारे में जो जानकारी है वो प्रदान करी गई। और रिपोर्ट ये दावा करती है कि इस स्थान में एक नहीं बल्कि अलग अलग कई संस्कृतियाँ पनपी थीं जिनके अवशेष आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अगर हम धार्मिक ग्रंथों पुराणों की बात करें तो उस हिसाब से इस स्थान में निषाद राजगुह जी का किला मौजूद था जिसके अवशेष आज प्राप्त हो रहे हैं। और जब आप कभी यहाँ पर आएंगे खुद तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हैं वो काफ़ी बड़े एरिया में फैले हुए हैं और ऐसे स्ट्रक्चर हमने आज तक कभी नहीं देखे। इसके पहले हमने उदयन फोर्ट का दौरा किया था, हमने जो जयचंद फोर्ट है वो भी देखा था, लेकिन इस स्ट्रक्चर की जो बनावट है वो पूरी तरीके से अलग है। अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में एक आर्टिकल की लिंक दी हुई है जिस पर जाकर के आप इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अभी जब तक हमने यहाँ पर अपना भ्रमण किया तो हमें लगातार इस स्ट्रक्चर के बारे में जो जिज्ञासा थी वो हमारे मन में आ रही थी। अनेकों सवाल थे जिनके कोई उत्तर हमारे सामने नहीं दिख रहे थे। ये कैसे बने, ये कब के हैं, इनका एग्जैक्ट जो निर्माण था वो कब किया गया, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमको परेशान कर रहे थे, लेकिन इसका जवाब देने के लिए कोई भी यहाँ नहीं था। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये वो स्थान है जहाँ पर आज तक खुदाई में प्राप्त हुआ सबसे बड़ा कुआं भी मौजूद है जो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। और ये स्ट्रक्चर काफ़ी बड़े हैं, जब आप कभी आएंगे तो आप इस चीज़ को खुद महसूस करेंगे। कितना गहरा है भाई, ये देखिए तकरीबन 80 से 90 या 100 फीट गहरा है। और दीवारें देखिए, महलों की दीवारें पक्की ईंटों की बनवाई गई थी। और ये ईंटें भी नॉर्मल नहीं है, ये ईंटें वो चौड़ी वाली ईंटें हैं जो पहले इस्तेमाल की जाती थी। तो मैं इस टीले में अभी नीचे उतर आया हूँ, लेकिन अभी भी देख सकते हैं कि कितने ऊंची दीवारें मेरे पीछे हैं। यानी ये स्ट्रक्चर अगर पूरा खोदा जाए तो तकरीबन ये दीवारें 20 से 25 फीट ऊंची होंगी कम से कम। 25 फीट तो मैं कम बोल रहा हूँ, ये अंदाज़ा लगाइए खुद। ज़मीन वहाँ पे है, ज़मीन अभी भी तकरीबन 8 से 10 फीट नीचे है, ठीक है, क्योंकि मैं ऊपर खड़ा हूँ चट्टान पे, और उसके ऊपर इतना ऊपर स्ट्रक्चर है ये पूरा। ये स्ट्रक्चर, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि इसको खुदाई रोक दी गई है ताकि ये टीला ढहे ना, ऐसा मेरा अनुमान है, क्योंकि मिट्टी ढही हुई है इस वजह से शायद ना खुदाई की गई हो। लेकिन अगर आप देखें तो ये दीवार की आप मोटाई देखिए, ये पक्का किले की दीवार थी और किला पूरा था। ये निषाद राज्य की पूरी नगरी यहीं पे दबी हुई थी। तो ये उसी के अवशेष हैं सारे। और इस तरह के स्ट्रक्चर आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि कौशाम्बी किले के बाद इस स्ट्रक्चर, लिटरली मैं बोल रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर मैंने कौशाम्बी किले के बाद देखे हैं। उतरने का कोई जुगाड़ नहीं है, कूद के ही उतरना पड़ेगा। इस सीढ़ियों का पैटर्न, तो यहाँ पे चढ़ने उतरने का कोई खास सिस्टम नहीं है। अगर उतरना है तो बस पैरों की मजबूती दिखाओ, कूदो और उतरो। और अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे जो ईंट आपको लगी दिखेंगी, ये लंबी वाली ईंटें हैं और यही ईंटें सेम हमको कौशाम्बी किले में भी देखने को मिली थी। और इस कुएं को सबसे बड़ा कुआं अब तक जो खुदाई में मिला है उसमें सबसे बड़ा कुआं इसको कहा जाता है। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जगह कितनी बड़ी है।
जिस प्रकार का सिस्टम यहाँ पे इस्तेमाल किया गया इसको बनाने में, वो हम लोग शायद आज ना बना पाएंगे, क्योंकि आपने देखा किस तरह के स्ट्रक्चर है। और जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि यहाँ का वाटर सिस्टम इतना अच्छा था कि नदी के एक किनारे से पानी महल के या राज्य के अंदर आता था और दूसरे किनारे से निकल भी जाता था। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा अभी। ये तो सिर्फ आपने एक हिस्सा देखा है। ये जो सामने आप पूरा टीला देख पा रहे हैं, ये टीला पूरा, इसके अंदर पूरा का पूरा एक महल दबा हुआ है निषाद राज का। और अभी तो आपने आधी से कम खुदाई देखी है, अभी तो खुदाई हुई ही नहीं है। जब खुदाई होगी तो इस तरह के आपको हज़ारों स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। तो अभी आप जो देख पा रहे हैं सिर्फ 30% स्ट्रक्चर्स है। तो 30% स्ट्रक्चर इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सोचिए जब खुदाई में कभी पूरा का पूरा महल निकलेगा वो कितना इंटरेस्टिंग होगा। और ये उन लोगों के मुंह में एक तमाचा है जो रामायण जैसी घटनाओं को, रामायण जैसे ग्रंथों को एक काल्पनिक ग्रंथ मानते हैं, क्योंकि इसका जवाब तो खुद विज्ञान के पास नहीं है, इस तरह के स्ट्रक्चर। और मैंने आपको ये तीसरी बार आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखाए हैं इस चैनल पे। तो अब बाकी आपकी इच्छा है, आप मानते हैं नहीं मानते हैं वो आपका अलग विषय है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ये तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। कोई 2000 साल पुराना, 5000 साल पुराना जब स्ट्रक्चर सामने आता है तो वो अपने साथ प्रश्न और उत्तर दोनों लेके आता है। तो ये वही तालाब है जिसके बारे में हमने अभी आपसे बात की थी। जहाँ तक हमने पढ़ा उस हिसाब से गंगा नदी से पानी यहाँ पर आता था, लेकिन यहाँ पर आने से पहले वो जो कुआं जो अभी हमने आपको दिखाया था वहाँ पर वो स्वच्छ किया जाता था। बाद में पीने योग्य पानी यहाँ पर इस तालाब पर आता था, जिसका इस्तेमाल अलग अलग कार्यों के लिए किया जाता था। और उसके बाद जो पानी बच जाता था उसको वापस से बाहर के रास्ते गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाता था। तो अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ का जो वाटर सिस्टम था वो कितना ज़्यादा एडवांस था, और ये सिविलाइजेशन जो भी यहाँ रही होगी सभ्यता, वो कितनी ज़्यादा आधुनिक थी। यानी कि अगर हम आज के अपने सिस्टम से कंपेयर करें तो हमारा सिस्टम आज भी इतना अच्छा नहीं हुआ कि पानी की इस प्रकार की निकासी का इंतज़ाम कर सके, जो कि आज से तकरीबन 2000 साल पहले यहाँ के लोग किया करते थे। तो ये चीज़ें हमारे लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, और हमने इसी में तकरीबन यहाँ पर 2 घंटे से ज़्यादा का समय अब तक व्यतीत कर लिया था। तकरीबन पिछले 2.5 घंटे से हम यहाँ पे टहल रहे हैं और ये जगह काफ़ी बड़ी है। और अब जाकर के हम जहाँ पर पहुँचे हैं ये एक प्राचीन तालाब है जो कि खुदाई में निकला है। इसको लेकर के बताया जाता है कि जिस समय का ये तालाब है उस समय जो वाटर सिस्टम था वो काफ़ी अच्छा था। वो जो तालाब हमने आपको पहले दिखाया था, इनके हिसाब से वहाँ से पानी छन करके अंदर आता था और पीने योग्य पानी यहाँ पर अंदर आया करता था, और यहीं से सारा काम हुआ करता था। बाद में इस पानी को वापस नदी में भेज दिया जाता था और यहाँ पर पानी आके रुकता था। हालांकि इसकी सुरक्षा के लिए टीन शेड लगाए गए हैं ताकि पानी वर्षा में फिर से ये जो मिट्टी के टीले हैं ये ढहे ना, क्योंकि अगर ये ढहेंगे तो जो स्ट्रक्चर ढूंढे गए हैं वो फिर से छिप जाएंगे। आवाज़ नहीं निकल रही है, प्यास इतनी तेज़ लगी, गला पूरा सूख गया है एकदम से। और हालांकि मैं पहला यूट्यूबर नहीं हूँ जो इसको कवर कर रहा है, लेकिन मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक मैं पहुँचा सकूँ, और मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है। मैंने जहाँ जहाँ पे अपना ब्लॉग किया मैंने कोशिश की। तो ये तालाब सिर्फ उतना नहीं था, इतनी चीज़ की खुदाई नहीं हुई है। ये तालाब का हिस्सा ये भी था जो सामने है, ये पूरा तालाब का ही हिस्सा था, ये पूरा तालाब था। अब मैं इतिहासकार तो नहीं हूँ कि मैं आपको सही समझा सकूँ, बस एक अंदाज़े से बोल सकता हूँ कि वो जो किनारे हैं वो घाट रहे होंगे उस समय पानी पीने और भरने उरने के लिए। वो सामने वाले हिस्से, ये बीच का हिस्सा तालाब रहा होगा जहाँ पानी रुकता रहा होगा, और इस नाली से अगर आप गौर से देखें तो इस नाली से उस तालाब का पानी यहाँ पे आता रहा होगा, और यहाँ से किनारे से होता हुआ तालाब का पानी दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से होता हुआ तालाब का पानी, मेरा ये अंदाज़ा है और शायद मैं सही भी हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ से पानी होता हुआ ये जगह ढह चुकी है, तो यहाँ से हम ये मान के चलते कि कभी रहा होगा कुछ, तो यहाँ से होता हुआ पानी सीधा इस तालाब में आता रहा होगा। और इसी तरह जो पूरा नगर या कुछ भी रहा हो, ये महल नगर कुछ भी, तो पानी की व्यवस्था यहाँ पर प्रॉपर रहती थी। सबसे अच्छी बात ये थी कि इनको रनिंग वाटर मिलता था, स्टिल वाटर से ये काम नहीं चलाते थे, यानी नदी का पानी इनको मिलता था। और उसके प्योरीफिकेशन के लिए उस तालाब में, जहाँ अब मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि उस तालाब में उसके प्योरीफिकेशन की सुविधा थी पूरी, वहाँ से पानी प्योर होकर के, शुद्ध होकर के यहाँ पर आता था और ये पीने योग्य पानी हुआ करता था। तो मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की इस जगह के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं सब्सक्राइब करिए। पसीना नहीं रुक रहा है एकदम, और डिहाइड्रेटेड हो चुकी है बॉडी, चक्कर जैसे आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा एकदम गला सूख गया है। तो पहले हम जाके पानी पियेंगे, फिर आपसे रास्ते में मिलेंगे। इस जगह के बारे में शायद हमने आपको सारी जानकारियाँ दे दी हैं, कुछ जगह अगर छूट भी गई होंगी तो उनको किसी और दिन कवर करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो अब इतना लंबा हो गया है कि मुझे 2 पार्ट में बांटना पड़ेगा, क्योंकि आप इतना बड़ा वीडियो देख के बोर नहीं होना चाहेंगे। तो ये वीडियो आपको 2 पार्ट में मिलेगा।
तो फ़िलहाल वो रही मेरी गाड़ी और अब हम चल रहे हैं यहाँ से। एक लंबा टूर हो गया है। एक तो लोगों की शिकायत रहती है मेरा थंबनेल कभी अच्छा नहीं बनता, कैसे बनाए थंबनेल, कूद जाए वहाँ पे। मिल गई थंबनेल, अब शिकायत नहीं रहेगी अपने को भी कि थंबनेल नहीं मिली। चलते हैं घर। जय श्री राम।